बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर 3 साल बाद पाकिस्तान आ रहा था। उसकी माँ उसकी शादी करना चाहती थी। जब हैदर ने बताया कि वो बाहर किसी लड़की से शादी कर चुका है, पर हैदर की माँ ना मानी और बोली, यहाँ एक शादी कर जाओ ताकि वो मेरी खिदमत कर सके। ये सुनते ही हैदर ने एक गरीब बेसहारा लड़की से शादी कर ली और वापस बाहर चला गया। वो अपनी बीवी को फोन तक न करता। उसकी बीवी सारा दिन घर के काम करती और सास की खिदमत करती। सास उसे बुरा कहती कि मेरा बेटा तेरी बदसूरती की वजह से नहीं आता। एक दिन अचानक हैदर वापस पाकिस्तान लौट आया और बीवी के कदमों में गिर गया। ये देखकर मां हैरान रह गई, पर कयामत तब टूटी जब हैदर की बीवी ने हैदर को धक्का दिया और कहा, कराची जैसे बड़े और रोशनियों के शहर के पसमानदा से इलाके में 3 नफूस रहते थे, हैदर, उसकी माँ और उसका बाप। हैदर का बाप एक प्राइवेट स्कूल में गार्ड था, जिसे इतनी कम तनख्वाह मिलती थी कि गुजारा मुश्किल तो क्या नामुमकिन था। ऊपर से हैदर की माँ वो औरत न थी जो कम में सब्र करती और खुददारी से अपनी जिंदगी गुजारती। हमेशा से अच्छा खाने और पहनने की शौकीन हैदर की माँ ने हैदर को यही सबक पढ़ाया कि अमीर बनना चाहे किसी भी तरीके से। अम्मा कभी यहाँ तो कभी वहां के घरों से कुछ न कुछ मांग कर आती, जिससे 2 वक्त अय्याशी की रोटी खाती और तीसरे वक्त फिर बैठकर अपनी किस्मत को कोसती कि एक नाकारा आदमी से शादी हो गई है उनकी। अम्मा की एक और आदत कि घर के कामकाज करने से उनकी जान जाती थी। घर कई कई दिन तक इतना गंदा और बिखरा पड़ा होता कि नॉर्मल इंसान का वहां रहना 2 भर हो जाता, बल्कि उल्टियां आने का खदशा भी होता। और हफ्ते भर की सफाई हैदर के अब्बा इतवार वाले दिन करते और जरा सा अम्मा को कुछ कह देते तो मानो मक्खियों की छत्ते में हाथ दे दिया वाली बात होती। अम्मा छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बनाती कि पूरा मोहल्ला तमाशा बना देखता। फिर अब्बा ने इसी डर से कुछ भी कहना छोड़ दिया और हैदर पर सारी तवज्जो देने लगे। अब्बा जिस स्कूल में गार्ड थे वो स्कूल इतना महंगा था, लेकिन अब्बा ने हैदर को वहीं दाखिल करवा रखा था और स्कूल के प्रिंसिपल की मेहरबानी थी कि 50% फीस उसने माफ कर रखी थी। अब्बा चाहते थे कि हैदर अच्छे स्कूल से अच्छी तालीम हासिल कर ले तो जिंदगी में वो सब कुछ हासिल करे जो अब्बा उसे नहीं दे सके थे। अब्बा उसे अपनी तरह गार्ड या किसी भी मामूली नौकरी पर बुनियादी जरूरियात के लिए भी ससकते हुए नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए उसकी पढ़ाई पर खास तवज्जो देते थे। लेकिन हैदर ने सीखा वही जो अम्मा ने उसे सिखाया और समझाया था। वो अपनी माँ की तरह कामचोर होता चला गया और चाहता था कि कोई भी काम न करना पड़े और पैसे और अच्छा खाना भी मिलता रहे जैसे अम्मा चाहती थी। एक बार मोहल्ले की एक औरत ने अम्मा से कहा, मैं तुम्हें किसी बड़े घर में काम दिलवा देती हूँ, सफाई शफाई का, कमाने लगोगी तो अच्छी गुजर बसर होने लगेगी। मगर अम्मा ने साफ इनकार कर दिया था। वो तो अपने घर को साफ नहीं रखती थी तो किसी दूसरे के घर को कैसे साफ रखती। और जब सब कुछ बगैर काम किए बगैर मेहनत किए मिल सकता था तो काम करने और खुद को थकाने की क्या जरूरत थी। अम्मा जैसी एक और औरत भी थी मोहल्ले में, जिसका मकसद भी बस मांग तांग कर अच्छी जिंदगी गुजारना ही था। वो और अम्मा हर हफ्ते सुबह निकल जाती और शाम को वापस आती तो ढेरों सामान और चंद हजार रुपयों के साथ। वो दोनों अमीर इलाकों में जाती थी और रो धोकर अपनी मजबूरियां बयान करके और झूठ मूठ अपने बच्चों या शौहर का कैंसर ज़दा होने का रोना रोती और राशन के साथ पैसे भी ऐंठ लाती थी। वो बाकायदा भिखारी बनती जा रही थी। और जब अम्मा की उस दोस्त की बेटी के पास कहीं से टच मोबाइल आ गया तो जैसे पैसे की रेल पेल हो गई थी। अम्मा और उनकी दोस्त डिजिटल भिखारी बन गई थी, जो फेसबुक पर लोगों के सामने रोती, गिड़गिड़ाती और इनबॉक्स में जा जाकर अपने मसले बयान करती। और कुछ खुदा तरह से लोग उनकी मदद पैसे भेज कर दिया करते थे। अपनी खुददारी बेचकर अम्मा ने अच्छा खाना और कपड़े पहनना बेहतर समझा और यही सब उनसे हैदर भी सीखता चला गया था। हैदर के अब्बा अगर अम्मा को ऐसे काम करने से मना करते तो वो उल्टा उन पर चढ़ दौड़ती थी। इसीलिए अब्बा हैदर पर ज्यादा तवज्जो देते और उसे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते, मगर वो कामयाब न हो सके। इंसान के अंदर शर और खैर दोनों होते हैं और शर का रास्ता निहायत आसान होता है। तो हैदर भी शर के रास्ते पर चल निकला। 5वीं में था जब क्लास फेलो के बैग से पैसे चुराने पर उसे स्कूल से बेदखल कर दिया गया था और साथ ही अब्बा की नौकरी भी खत्म कर दी गई। अब्बा उस दिन रो पड़े थे, ये सोचकर कि वो हैदर की तरबियत करने में नाकाम हो गए, मगर फिर भी वो हार मानना नहीं चाहते थे। उन्होंने हैदर को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया और खुद चिप्स की रेडी लगा ली थी। वो हैदर की तालीम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, लेकिन हैदर का दिमाग और दिल पढ़ाई में लगते ही नहीं थे। वो हर वक्त अमीर होने के बारे में सोचता रहता था
और कोई ऐसा तरीका तलाशना चाहता था जिससे वो रातों रात लखपति बन जाए, और फिर उसे वो तरीका मिल ही गया था। हैदर की दोस्ती मोहल्ले के चंद अय्याश और बदमाश लड़कों से हो गई जो हर गैर कानूनी काम में मुलविस होते थे, और तभी हैदर ने सिर्फ 13 साल की उम्र में उन लड़कों के साथ मिलकर अपनी जिंदगी की पहली बड़ी वारदात की, और नतीजा भी निकल आया। हैदर पकड़ा गया था और बाकी के साथी पैसा लेकर भाग चुके थे। हैदर बैंक की सीसीटीवी में नजर आ रहा था, इसीलिए उस पर साबित हो गया, मगर बच्चा होने की वजह से उसे कम सजा सुनाई गई। अब्बा उसकी इन हरकतों को सह नहीं पाए थे और बहुत बर्दाश्त करने के बाद मजीद बर्दाश्त करने की सकत न कर पाए और दिल का दौरा पड़ने पर घर में ही इंतकाल कर गए। हैदर जेल में ही था जब अब्बा का इंतकाल हुआ था। उसे थोड़ी देर के लिए जनाजे में शिरकत के लिए ले जाया गया था। उसकी सजा खत्म हुई तो घर आया, तब उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि उसका घर हमेशा की तरह बिखरा हुआ था। घर को संभालने वाला तो जा चुका था और बची अम्मा तो वो बुखार से तपते वजूद के साथ बेहोश पड़ी थी घर में। हैदर भागकर मोहल्ले के डॉक्टर को बुला लाया, जिसने अम्मा को दवाएं वगैरह दी तो उनकी हालत कुछ बेहतर हुई थी। अब्बा के जाने के बाद अम्मा को समझ आई थी कि अकेला होना किसे कहते हैं, क्योंकि अम्मा की बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ मिलकर वो घरों से अशिया मांगती थी, उसकी बेटी ने बड़ा हाथ मारा था और किसी अमीर लड़के को फंसाकर उससे शादी कर ली थी और अपनी माँ को भी साथ ही ले गई थी बड़े से बंगले में। फिर पलटकर उन्होंने अम्मा की खबर नहीं ली थी। अम्मा ने बुखार की हालत में खुदा से सिर्फ एक ही शिकवा किया था कि काश उनके यहाँ बेटा नहीं बेटी हुई होती तो वो भी अपनी बेटी के जरिए अमीरी की जिंदगी चल पाती, जो हैदर के साथ बहुत मुश्किल ही लग रहा था। जेल से आने के बाद हैदर बहुत बदला बदला सा था और मेहनत करके कमाने की कोशिश करने लगा था। उसने अब्बा की चिप्स वाली रेडी लगानी शुरू कर दी थी, जिससे 2 वक्त का खाना उन दोनों माँ बेटी को मिल जाया करता था। वो धीरे धीरे बड़ा होता गया और अब्बा के हिस्से की तमाम ही जिम्मेदारियां उसने संभाल ली थी, मगर चिप्स की रेडी से गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। माँ उसे देखकर कुड़ती रहती थी कि इतना बदल कर अपना नुकसान कर रहा है, और वो हैदर बस खामोशी से गहरी सोच में डूबा रहता था। कभी जो बोलता तो सिर्फ इतना कि मैंने समझ लिया है, मैं इन छोटी छोटी चोरियों के लिए नहीं हूं, और इस काम में तो इंसान आसानी से पकड़ा भी जाता है। मैं एक दिन कुछ बड़ा करूंगा जिससे दुनिया मेरी मुट्ठी में आ जाए और मुझे कोई मैली नजर से फिर भी ना देख सके, और वो वक्त जल्द आएगा अम्मा। उसके ख्वाब दिन ब दिन बड़े होते जा रहे थे, और फिर उसने अपना घर बेचकर कुछ उधार वगैरह करके एक दूसरे मगर साफ सुथरे इलाके में घर ले लिया था। वह बड़ा हो चुका था और अच्छी चीज की अपने लिए तवक्को रखता था। उसने चिप्स की रेडी लगानी छोड़ दी और एक बुटीक में सेल्समैन की जॉब करने लगा। उसके काम से बुटीक का मालिक बहुत खुश था, क्योंकि वो हर वक्त चौकन्ना रहता था और आने वाले कस्टमर्स को इस कदर मीठे और पुरकशिश अंदाज में ब्रीफ करता कि वो ड्रेस खरीदने पर मजबूर हो जाती थी। हैदर की आंखों में एक अजीब सी चमक हर वक्त रहती थी। वो क्या चाहता है, क्या करने वाला है, या उसकी आंखों को किसकी तलाश है, या वो शिकारी बिना अपने किसी शिकार के इंतजार में है, कोई नहीं जानता था, और ना ही हैदर की किसी भी अंदाज से कभी अखज़ कर सका था। वो एक अच्छा सेल्समैन था, लेकिन इसके अलावा भी उसके पास कुछ खूबियां थीं जो उसे मुमताज बनाती थी। वो बेहद हैंडसम था और अपनी ड्रेसिंग से लेकर बातचीत करने के अंदाज तक हर चीज को उसने इतना ग्रूम कर लिया था कि उससे बात करने वाली लड़कियां दोबारा उससे बात करना चाहती, लेकिन वो इतनी सहूलत से लड़कियों को टाल देता था कि उसकी सदा पर भी लड़कियां मर मिटती थीं। उसने कई लड़कियों को नजरअंदाज किया था, क्योंकि उसे तलाश थी ऐसी लड़की की जो बेइंतहा दौलत तो रखती ही हो, साथ ही साथ बेवकूफ़ और आसान हदफ भी हो, जिसके आगे पीछे ज्यादा बोलने और परखने वाला ना हो। और फिर उसकी तलाश खत्म हुई नूर पर। नूर यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और अपनी दोस्तों के साथ एक बार हैदर वाली बुटीक पर आई तो खुद को बार बार आने से नहीं रोक पाई थी। वो पहली ही नज़र में हैदर पर फरिश्ता हो गई थी, और जब तीसरी बार बुटीक पर आई तो उसने हैदर को डिनर की ऑफर कर दी थी, जो कुछ तरद्दुद के बाद हैदर ने कबूल कर ली थी। वो ऐसे ही इनकार करके अपना भाव बढ़ाता था और फिर डिनर या कॉफ़ी पर जाकर लड़की से सारी हिस्ट्री निकलवाता था, और जो लड़की उसके प्लान्स के मुताबिक ना होती वो उससे दोबारा नहीं मिलता था। उसके प्लान्स के मुताबिक उसे नूर से पहले एक ही लड़की मिली थी, लेकिन वो इंतहाई शातिर और कंजूस लड़की थी जो अपना पैसा हैदर पर खर्च करती ही नहीं थी, बल्कि हैदर का खर्चा करवा देती थी। तो हैदर ने उससे भी ब्रेकअप कर लिया और आइंदा के लिए समझदारी का मुजाहरा करने का फैसला लिया। नूर के साथ डिनर करते ही वो अंदाजा लगा चुका था कि वो किस कदर बेवकूफ़ मगर अमीर लड़की है।
नूर का बाप करोड़ों की जायदाद नूर के नाम पर छोड़कर मरा था। उसके पास रिश्तों के नाम पर सिर्फ एक छोटी बहन थी जो दूसरे मुल्क में पढ़ाई कर रही थी। नूर अपने कई एकड़ पर फैले बंगले में मुलाजिमों की एक बड़ी फौज के साथ अकेली रहती थी और पहली ही मुलाकात पर वो हैदर के लिए जितने कीमती गिफ्ट लाई थी, हैदर की आंखें ही चुंधिया गई थी। हैदर को आखिरकार वो लड़की मिल ही गई थी जिसको वो बरसों से अपने ख्वाब पूरे करने के लिए ढूंढ रहा था। वो नूर की सारी जायदाद हथियाना चाहता था और ये उसके लिए आसान भी था क्योंकि नूर के आगे पीछे सवाल करने वाला कोई नहीं था, ना उसका गिरबान पकड़ने वाला कोई था। उसने नूर को आहिस्ता आहिस्ता शीशे में उतारना शुरू कर दिया था और नूर भी उसकी मोहब्बत की जाल में फंसने लगी थी। हैदर का पहला मकसद एक पोश एरिया में आलीशान घर था। इसके लिए भी उसने तगड़ी प्लानिंग कर रखी थी। उसने अम्मा को सारी तफसील बताकर अपने साथ शामिल कर लिया था। अम्मा भी तो हमेशा से लग्जरी जिंदगी जीना चाहती थी, इसीलिए वो खुशी खुशी वही सब करने लगी जो हैदर कहता गया। हैदर ने एक दोस्त की मदद से एक पसमानदा सरकारी अस्पताल में अम्मा को दाखिल करवा दिया और 4 दिन तक नूर से ना मिला, न ही उसका फोन उठाया और न ही बुटीक पर गया। नूर तो इन 4 दिनों में ही पागल हो चुकी थी और सिर्फ 4 दिनों में उसने 400 चक्कर हैदर के घर के लगाए थे जिस पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। नूर को समझ ही नहीं आ रही थी कि वहां किससे पूछे और जब उसने करीब की एक दुकान से पूछा तो उस दुकानदार ने अस्पताल का बता दिया। ये सुनकर नूर के होश ही उड़ गए थे। वो गाड़ी भगाती हुई अस्पताल पहुंची जहां की हालत देखकर ही उसे उल्टी आने लगी थी, मगर हैदर के पास पहुंचने के लिए उसने सब कुछ बर्दाश्त किया और नर्स के बताए रास्ते से वो उस वार्ड तक आ गई जहां अम्मा एडमिट थी। हैदर को भी उसकी आमद का पहले ही पता चल चुका था, इसीलिए उसने अपनी आंखें सुर्ख कर ली थी और रोने की अदाकारी करने लगा था। वार्ड की हालत इतनी बुरी थी कि नूर से एक पल वहां खड़ा ना हुआ गया और वो हैदर को बाहर आने का कहकर भागती हुई नीचे जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और एसी चला दिया। वो कभी ऐसी ऐली मैली जगह पर नहीं आई थी, इसीलिए उसका दिल खराब हो रहा था। थोड़ी देर में हैदर उसके साथ आकर बैठा तो वो बेचैनी से बोली, मैं कितने दिन से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम्हारा नंबर बंद आ रहा है। और ये सब क्या है हैदर? तुम्हें पता है मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। पागलों की तरह तुम्हें तलाशती फिर रही थी मैं। उसके लहजे में बेचैनी महसूस करके हैदर का दिल मुस्कुराया था, मगर चेहरे पर मस्कीनियत तारी किए हुए बोला, तुम जानती हो मेरा घर कितने गंदे इलाके में है। मैं तो आदी हो चुका हूँ, मगर अम्मा बूढ़ी हो रही हैं। वहाँ की गंदगी और आलूदा माहौल अम्मा पर असरअंदाज हो रहा है। वो बहुत बीमार हो गई थी, इसीलिए फौरन उन्हें अस्पताल ले आया। मुझे भी तो बता सकते थे, बल्कि एक फोन तो कर सकते थे। नूर अभी तक बेचैनी से उसे देख रही थी। पूरे 4 दिन उसे नहीं देखा था, तो अब नूर उसे हिफ्ज कर लेना चाहती थी। कैसे करता यार फोन? इलाज के लिए पैसे नहीं थे तो फोन भेज दिया मैंने, और फिर मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करना चाहता था। हम जैसों की जिंदगी से तुम जैसी अमीर लड़कियों को दूरी रखना पड़ता है, वरना हमारे इलाकों की गंदगी तुम्हारी तबीयत भी खराब कर सकती है। तुम देखो 1 मिनट भी तुम वहां खड़ी नहीं हो पाई, और अम्मा 4 दिन से यहाँ है, और फिर दोबारा वही घर और वही इलाका होगा जो पता नहीं उनकी सेहत के साथ मजीद क्या करता है। वो जिस कदर अजियत लहजे में समोकर बोल रहा था, नूर के दिल को हाथ पड़ा था। तो तुम्हें और आंटी को जरूरत ही क्या है उस घर में रहने की? और फिर वही हुआ जो हैदर का मंसूबा था। नूर ने हैदर को घर लेकर दे दिया, जिस पर हैदर ने बहुत मना किया ताकि नूर उसे लालची न समझे। और यूं बगैर कुछ किए हैदर को एक आलीशान इलाके में आलीशान बंगला मिल गया था। अम्मा और हैदर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उनके सपनों का घर उन्हें मिल चुका था। उन्हें और क्या चाहिए था? लेकिन नहीं, उन्हें अभी भी बहुत कुछ चाहिए था, बहुत कुछ। और वो आहिस्ता आहिस्ता नूर से लेने के मंसूबे बना ही चुके थे। घर के बाद हैदर का अगला मंसूबा गाड़ी हासिल करने का था। हैदर के पास इस्तेमाल के लिए एक मोटरसाइकिल थी जो उसने बहुत अरसा पहले ली थी, और अब वो तकरीबन फटीचर हो चुकी थी। हैदर ने अपनी अगली चाल चली और जदीद मॉडल की 0 मीटर गाड़ी हासिल कर ली थी। हैदर ने क्या कुछ किया, जानबूझकर अपनी मोटरसाइकिल को यूं चलते चलते दे मारा। क्या हैदर को इतनी चोट भी न लगी और मोटरसाइकिल का भी कबाड़ा हो गया? वो अस्पताल में था जब नूर रोती हुई उससे मिलने आई। क्या हो गया तुम्हें हैदर? ध्यान रखा करो अपना, तुम मेरी जिंदगी हो। नूर उसका हाथ थामे रोए जा रही थी। मैं तो ध्यान रखता हूँ, मगर मेरी मोटरसाइकिल का तो तुम्हें पता है बादशाह अकबर के जमाने का है, बल्कि था, अब तो वो भी कबाड़ा ही बन चुका होगा। मगर मैं उसे ठीक करवाऊंगा, भले कहीं किसी से भी टकरा जाए, लेकिन है तो मेरा मोटरसाइकिल, मेरी वाहिद और इकलौती सवारी। वो हंसते हुए बोला था, लेकिन साथ ही शाती नजरों से नूर के चेहरे को भी टटोल रहा था। तो जरूरत ही क्या है
एक फटीचर सा मोटरसाइकिल चलाने की, बल्कि उसे ठीक करवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वही हुआ, हमेशा की तरह वही जो हैदर चाहता था। नूर ने उसे नई गाड़ी भी दिला दी थी, जिसमें बैठकर वो इतना खुश हुआ था जिसकी हद नहीं थी। वो शॉर्टकट तलाश कर चुका था, बगैर मेहनत के आलीशान जिंदगी जीने के। धीरे धीरे वो मुख्तलिफ बहानों से बहुत सी कीमती चीज़ें नूर से लेता गया। वो हैदर जिसके पास पहले सिर्फ चंद हजार होते थे, अब उसका बैंक बैलेंस करोड़ों में हो गया था। और अम्मा के पास सोने, चांदी और हीरे के तरह तरह के ढेरों जेवरात थे। शादी की बात पर वो नूर को टालता जा रहा था और उसे लूट रहा था। जब उड़ती उड़ती खबर पहुंची कि नूर की बहन इस सब के बारे में जान चुकी है और पाकिस्तान आकर सारे हिसाब किताब करना चाहती थी। हैदर काफ़ी अरसे से नूर के साथ था, तो इतना तो जान ही चुका था कि नूर की बहन उससे छोटी है, लेकिन नूर से ज़्यादा चालाक और समझदार है। उससे बचकर रहने में ही बेहतरी है। सो हैदर ने फैसला किया कि जितना लूट चुका है बस इसी में गुजारा करे और ये सब लेकर शहर से फरार हो जाए। नूर की बहन के आने से पहले पहले ही वो घर, गाड़ी और दीगर प्लॉट्स जो नूर ने उसे खरीद कर दिए थे, वो सब बेचकर बगैर नूर को बताए अम्मा को लेकर शहर छोड़ चुका था। पीछे उससे पागलों की तरह प्यार करती नूर का क्या बना होगा वो नहीं जानना चाहता था, क्योंकि उसे नूर से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी। उसे जिस चीज़ से मोहब्बत थी वो नूर से ले चुका था। तो अपना रास्ता पकड़कर वो चला गया। दूसरे शहर जाकर उसने अच्छा सा घर और गाड़ी दोबारा ली और अपना बिजनेस शुरू करने का सोचा, लेकिन उसे सिर्फ चालें चलना और लोगों को लूटना आता था, बिजनेस करना नहीं। सो उसका पहला बिजनेस बुरी तरह से डूबा और अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। लेकिन वो नूर से इतना कुछ ला चुका था कि वो नुकसान उसे ज़्यादा महसूस नहीं हुआ था। बिजनेस में नुकसान के बाद उसने फैसला किया कि वो किसी बाहर के मुल्क में काम करेगा। उसने अमेरिका जाने का सोचा। पैसा तो उसके पास वाफर था, तो उसका वीज़ा वगैरह जल्दी ही लग गया था और वो अमेरिका जा पहुंचा। एक दो स्टोर्स पर उसने काम किया, लेकिन जब उसकी जेब में इतना पैसा था तो वो काम करता क्यों। इसीलिए उसने काम छोड़ दिया और अपनी पुरानी चाल पर आ गया। वो सोच रहा था कि अगर वो यहाँ किसी लड़की को फंसाकर उससे शादी कर ले तो ना सिर्फ अमेरिका की नेशनैलिटी मिल जाएगी, बल्कि दौलत में भी इजाफा ही हो जाएगा। उसने अपनी खोज शुरू कर दी थी और यूं कुछ ही दिनों बाद उससे वो टकराई जिसे देखकर वो देखता ही रह गया था। वो थी ही इतनी खूबसूरत कि उस पर नजर ठहरती ही थी। हैदर ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, और ऐसी तो कभी नहीं देखी थी जिसके लिए हैदर का दिल धड़के। और हैदर का दिल धड़का था उसके लिए। वो सुहाना थी और अमेरिका में अपना कामयाब रेस्टोरेंट चला रही थी, बल्कि उस रेस्टोरेंट की कई ब्रांचें भी फैली हुई थी। वो नूर से भी ज्यादा अमीर थी और ऊपर से इतनी खूबसूरत कि हैदर उसकी तरफ माइल होता चला गया। हैदर ने उसके रेस्टोरेंट में नौकरी कर ली थी और वो था भी इतना चार्मिंग कि उसे नज़रअंदाज करना किसी भी लड़की के लिए मुमकिन नहीं था। ऊपर से वो लफ्ज़ों का बादशाह था, तो कैसे सुहाना उससे मरूब ना होती। वो लड़की जिससे रेस्टोरेंट में सब काम करने वाले घबराते थे क्योंकि वो गुस्से की बहुत तेज थी, वही एक मामूली से एम्प्लॉय को अचानक से अहमियत देने लगी तो सब हैदर की किस्मत पर रश करने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता हैदर सुहाना के लिए इतना अहम हो गया था कि हैदर के बगैर रहना सुहाना के लिए मुमकिन न था। और फिर सारे अमेरिका ने देखा कि एक परियों जैसी लड़की ने अपने रेस्टोरेंट में काम करने वाली लड़के को सबके सामने घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज किया था। इससे बढ़कर अच्छी किस्मत क्या होगी किसी की। हैदर तो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। अमेरिका जैसे मुल्क में उसको इतना शानदार प्रपोजल मिला था, और फिर जितनी शानदार उसकी शादी हुई थी वो तो देखता ही रह गया था। ये सब किसी ख्वाब के मंजर जैसा मालूम हो रहा था। सुहाना से शादी के बाद तो मानो हैदर की किस्मत ही खुल गई थी। वो सुहाना के रेस्टोरेंट का मालिक बन गया था और अब सब उसे सर सर कहते थे, जो उसे बहुत अच्छा लगता था। सुहाना ने उसे सर आंखों पर बिठा दिया था और उस पर इतनी मोहब्बत लुटाई कि हैदर खुद भी हैरान रह जाता कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत भी कर सकता था। सुहाना की संगत में हैदर सब कुछ भूल गया था, और जब सुहाना ने अपने रेस्टोरेंट की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी तो वो बता नहीं सकता था कि वो कितना खुश था। अमेरिका जैसे मुल्क में इतने बड़े बिजनेस का मालिक होना बहुत ही खुशकिस्मती की बात थी। वो डॉलर्स में खेलने लगा था और जिंदगी को एंजॉय कर रहा था, जब एक दिन पाकिस्तान से माँ का फ़ोन आया था। अम्मा की तबीयत ख़राब थी और वो उसे पाकिस्तान बुला रही थी। रिश्तों के नाम पर उसके पास सिर्फ माँ बची थी, और जितना मर्जी वो लालची और खुदगर्ज होता, माँ से बहुत मोहब्बत करता था। सुहाना को बताकर वो पाकिस्तान आ गया माँ से मिलने।
इतने बड़े घर में माँ अकेले रहते हुए बहुत तंग हो गई थी और फिर उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी, इसीलिए वो बात बात पर ज्यादा हाइपर हो जाती थी। मैंने यहाँ नहीं रहना, बस मुझे अपने साथ ले चलो हैदर। वो जब से आया था अम्मा की एक ही रट लगी हुई थी, जाने किसने उनके जहन में ये बात डाल दी थी। हम आप समझने की कोशिश करें, मैं आपको वहां लेकर नहीं जा सकता। अच्छी भली यहाँ रह तो रही हैं और इतने मुलाजिम भी हैं घर में, तो क्या जरूरत है मेरे साथ जाने की। उसने माँ को समझाने की कोशिश की थी, वो बात जो आते हुए सुहाना ने की थी कि अपनी माँ को साथ लेकर ना आ जाना। मुझे साथ लेकर नहीं जा सकता तो शादी करके चला जा मेरा बेटा, कोई तो होगा यहाँ मेरे पास मेरा दिल बहलाने के लिए और मेरी खिदमत करने के लिए। अम्मा ने नई फरमाइश कर डाली थी। खिदमत करने के लिए नौकर हैं अम्मा, और मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अमेरिका में शादी कर चुका हूँ, मैं दूसरी शादी किसी सूरत नहीं कर सकता। वो सोचकर भी कांप उठा था कि अम्मा की इस बात की भनक भी सुहाना को पड़ जाती तो सब कुछ उसके हाथ से चला जाता। वो शादी नहीं करना चाहता था, मगर अम्मा की एक ही बात थी कि या पाकिस्तान में शादी करो या मुझे साथ अमेरिका ले जाओ। तो मजबूरन हैदर को शादी के लिए माँ की बात माननी पड़ी थी। अम्मा चाहती थी कि कोई गरीब बेसहारा लड़की और कम शक्ल लड़की हो जो उनकी सारी उम्र के गुलाम बनकर रहे, और अम्मा को घर की नौकरानी साजदा के तवस्सुत से एक लड़की मिल गई थी जिसके माँ बाप नहीं थे और वो साजदा के साथ ही रहती थी। लोगों के घरों में बर्तन धोकर अपना पेट पालती थी। साजदा ने बताया था कि वो उसकी दूर की खाला की बेटी है। अम्मा को लंबे अरसे का बेदाम गुलाम चाहिए था जो कशमाला की सूरत उन्हें मिल गया था। बहुत ही धूमधाम से अम्मा ने हैदर की शादी करवाई, अपने दिल के तमाम अरमान निकाले और लोगों से भी खूब वाहवाह समेटी कि कैसे एक बेसहारा को उन्होंने सहारा दिया था, नौकरानी को घर की मालकिन बना दिया था। हैदर खूबसूरत और अमीर औरतों का दिल दादा रहा था हमेशा से। उसने अपनी नई दुल्हन को देखना भी गवारा नहीं किया था। वो उसे अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए बहू बनाकर लाया था। तो शादी के तीसरे ही रोज वो वापस अमेरिका चला गया था और पीछे रह गई थी वो कशमाला जिसे अम्मा शायद टॉर्चर करने के लिए ही बहू बनाकर लाई थी। जो सुकून सासों को बहुओं को तड़पा कर और तंग करके मिलता है वो नौकरों को तड़पाने में नहीं मिलता। इसीलिए तो उन्होंने हैदर की शादी करवाई थी। कशमाला खामोशी से अम्मा की सारी बातें सुनती थी और उनकी खिदमत की जाती थी। वो जो कहती कशमाला वही करती थी। उनके लिए नए नए खाने पकाती, उनकी फरमाइश पर गाना गाती, बल्कि अम्मा तो उसे नचाती भी थी। समझो तो अम्मा के हाथ चाबी वाला खिलौना लग गया था जिसे अपनी मर्जी से वो जब जैसे चाहे हरकत में ले आती थी। यह कशमाला उनके लिए टीवी थी जिसका रिमोट उनके हाथ में था और वो जब चाहे कोई भी चैनल लगा सकती थी। कशमाला की जिंदगी अजीरन करके वो बहुत ही इंजॉय कर रही थी, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बिस्तर की ही होकर रह गई। लेकिन बिस्तर पर लेटकर बीमारी की हालत में भी उनकी जबान को आराम था न ही दिमाग को। जब वो लेटे लेटे तंग हो जाती तो कशमाला को नाच कर दिखाने का कहती थी, और जब उनका मूड सख्त खराब होता तो वो बहुत ही बुरे अल्फाज से कशमाला की बेइज्जती करती थी और उसकी कम शक्ली पर ताने कसती रहती थी। तुम्हारी इस मनहूस मारी काली शक्ल की वजह से मेरा बेटा घर नहीं आता। अगर तुम जरा सी गोरी चिट्टी ही होती तो मेरा बेटा भी घर आने के बहाने करता, मगर हाय मनहूस मारी किस्मत जो तुम मेरे चांद से बेटे को मिल गई। वो अपनी इतनी बेइज्जती और तानों पर सिसक कर रह जाती, मगर कहती कुछ नहीं थी। अम्मा की हर कड़वी कसीरी बात को वो खामोशी से आंसू पीकर बर्दाश्त कर लेती थी। वो खुद को दुनिया की बदकिस्मत लड़की समझती थी। उससे उसका शौहर हैदर मोहब्बत तो दूर की बात है, बात करना भी गवारा नहीं करता था। जाने के बाद उसने एक बार भी फोन नहीं किया था। जब भी करता अम्मा को करता था, और शायद उसे याद भी नहीं था कि पीछे एक लड़की को अपने नाम से बांध कर छोड़ आया है। वो दौलत के पीछे भागने वाला इंसान था। उसे बस दौलत चाहिए थी और पैसा ही उसका खुदा था। जहां से पैसे मिलने की उम्मीद होती वो वहीं सर झुका देता था। वक्त जैसे तैसे गुजरता ही चला गया। एक दिन फिर वही हुआ जिसका होना शायद हमेशा से तय था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। खासकर अम्मा तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखेंगी जो उन्हें हैरत ज़दा कर देगा। वो पाकिस्तान शादी करके गया था तो कभी पलटकर कशमाला की खबर भी न ली थी, लेकिन शादी के एक बरस बाद वो पाकिस्तान वापस आ चुका था और घर आते ही माँ से मिलने की जगह वो कशमाला के कदमों में बैठ गया था। अम्मा ने ये मंजर देखा तो दिल पर हाथ रख लिया था, क्योंकि उनका हैदर किसी के पैरों में बैठे ऐसा मुमकिन नहीं था। उधर वो कशमाला के पैरों में बैठा, इधर माँ के पैरों तले से जमीन निकल गई थी और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ
जिसने सारा का सारा आसमान भी तोड़कर अम्मा के ऊपर फेंक दिया था। हैदर कशमाला से माफिया मांग रहा था और एक चांस चाहता था सब कुछ ठीक कर देने के लिए, मगर बहुत देर हो चुकी थी। कशमाला का इंतजार खत्म हो चुका था और अब वो हैदर को देखना भी नहीं चाहती थी। कयामत तो उस वक्त अम्मा और हैदर पर टूटी जब कशमाला ने हैदर को जोर का धक्का दिया और कहा, बहुत देर से पहुंचे हो हैदर, और तुम्हें अकल आते आते भी देर हो गई, क्योंकि मैं अपना काम कर चुकी हूँ। उठाओ अपना सामान और अपनी माँ को लेकर दफा हो जाओ मेरे घर से। कशमाला की आवाज़ का जलाल आज अम्मा और हैदर को हिलाकर रख रहा था। तुम होती कौन हो हमें इस घर से निकालने वाली? ये मेरा घर है और मेरे नाम पर है। तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें इस घर से दफा करूंगी। अम्मा व्हीलचेयर पर थीं, लेकिन उनकी जबान हमेशा की तरह स्पीड से चल रही थी। मुझे टॉर्चर करने और नचाने से आपने दिमाग हटाया होता तो आपको पता चलता कि बैंक चेक्स के साथ मैंने आपसे घर के पेपर्स भी साइन करवा लिए, बल्कि सिर्फ पेपर्स ही नहीं, सारा बैंक बैलेंस और जेवरात जो कि लॉकर्स में रखे हुए थे, उन सब में से आपके पास अब कुछ नहीं है अम्मा जी। वो इतनी रुला देने वाली मुस्कुराहट से बोली थी कि हैदर बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाया था। वो कशमाला का मुंह हमेशा के लिए बंद कर सकता था, लेकिन उसे कशमाला की जरूरत थी, इसीलिए वो मामलात को अच्छे से निपटाना चाहता था। और आज भी उसे अपनी शक्ल पर गुरूर था कि वो कशमाला को अपने लफ्जों और हुस्न के जहर में जकड़ ही लेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इतना बड़ा धोखा किया, तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो? अम्मा को तो शौक लगा था, तो आपको क्या लगा मैं इतने अरसे से आपकी बकबक सुनने के लिए यहाँ ठहरी हुई हूँ? नहीं जी, मैं तो यही सब हासिल करना चाहती थी, सो कर लिया। अब आप दोनों माँ बेटा निकलो यहाँ से। कशमाला ने दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया तो हैदर ने माँ को चुप रहने का कहा और बहुत गुरूर से कशमाला के दोनों हाथ थाम कर होठों से लगा लिए और इतनी अकीदत से उसे देखने लगा जैसे मुरीद मजार को देखते हैं। देखो कशमाला, मैं लौट आया हूँ और अब कहीं नहीं जाऊँगा। हम दोनों को एक साथ चलना होगा और हम कितने अच्छे लगेंगे ना एक साथ। वैसे भी तुम्हारे डैड भी तो यही चाहते थे ना कि तुम एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजारो। हैदर ने लफ्जों का सहर फूंक कर कशमाला को शीशे में उतारना शुरू किया। वो ये फन बखूबी जानता था। कशमाला ने कुछ देर उसके खूबसूरत चेहरे को देखा जहां मोहब्बत के 1000 रंग फैले हुए थे, मगर सबके सब झूठे थे। वो अच्छे से जानती थी। तो तुम्हें पता चल गया कि मेरे डैड के वकील दोस्त ने मुझे ढूंढ लिया और डैड की आखिरी वसीयत के मुताबिक उनकी करोड़ों की जायदाद मेरे चचा को नहीं बल्कि मुझे मिलेगी। तुम जान चुके हो, इसीलिए मोहब्बत का ड्रामा रचाने आए हो ना? कशमाला की हकीकत जानकर तो अम्मा की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस लड़की को उन्होंने नौकरानी बनाकर रखा वो करोड़ों की मालकिन है। और हैदर को भी ये बात पता चली तो वो दौड़ता भागता उसके कदमों में आ बैठा था, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसे ये भी पहले से ही पता लग चुका था कि कशमाला उसकी भी सारी दौलत अपने नाम लगा चुकी है। इसीलिए हमेशा की तरह सब कुछ हासिल करने के लिए मोहब्बत से बड़ा ड्रामा कोई नजर ना आया था। मगर वो भूल चुका था कि एक हथियार से एक ही बार वार हो सकता है, बार बार नहीं। हैदर ने अपनी लालची फितरत के साथ अमेरिका में भी झंडे गाड़ दिए थे। उसने सुहाना के रेस्टोरेंट की कमाई में डंडी मारनी शुरू कर दी थी और खूब रकम अपने अकाउंट में बटोर रहा था, जब एक दिन रंगे हाथों पकड़ा गया और तब उस पर ऐसा इंकिशाफ हुआ जिसने उसकी दुनिया ही हिलाकर रख दी थी। कुछ देर के लिए तो उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उस पर इंकिशाफ हुआ कि रेस्टोरेंट सारा उसके हाथ में इसीलिए दिया गया था ताकि वो रंगे हाथों पकड़ा जाए और फिर कभी अमेरिकी जेल तोड़कर ना निकल सके। वो अपने लालच में देख ही नहीं सका था कि उसके लिए जाल बिछाया गया था जिसमें वो बुरी तरह से फंस चुका था। और ये सब किया था सुहाना ने, हैदर की खूबसूरत बीवी सुहाना। और सुहाना कौन है ये सच जानकर तो हैदर के चिरागों में रोशनी ही नहीं रही थी। उसे सुहाना ने बहुत बुरा फंसा दिया था। वो सुहाना जो नूर की छोटी बहन थी। वो नूर को छोड़कर भाग गया था और नूर उससे पागलों की तरह मोहब्बत करती थी। उसके जाने के बाद वो जुनूनी हो गई थी और उसे दौरे पड़ने लगे थे। सुहाना उसे संभाल संभाल कर थक गई थी, मगर नूर की हालत बेहतर होने की जगह बिगड़ती जा रही थी। सुहाना ने हैदर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो उसे ना मिला। मगर कंपनी के अकाउंट्स और डिटेल्स मिल गई जिनसे साफ था कि हैदर सारी चीज़ों का सफाया करके भाग चुका है। और जब सुहाना ने नूर को हैदर की असलियत बताई तो नूर बर्दाश्त ही नहीं कर पाई थी। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और वो इस दुनिया से ही चली गई। नूर ने हैदर से बहुत मोहब्बत की थी, उसके लिए मर भी गई।
मगर सुहाना के अंदर जो आग लगी थी वो किसी सूरत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और तब सुहाना को वो मिली जो नूर की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। लेकिन हैदर से मिलने के बाद नूर ने अपनी सारी दोस्तों को छोड़ दिया था, मगर उसकी एक बेस्ट फ्रेंड ने नूर को नहीं छोड़ा था। उसने ही सुहाना के गुस्से को ठंडा किया था और हैदर के तरीके से ही उसे हराने का मंसूबा बना लिया था। वो दोनों हैदर को ढूंढ रही थी। जब उन्हीं दिनों ने पता लगा कि हैदर अमेरिका जाने के लिए पर तोल रहा है, तो सुहाना ने अमेरिका में ही उसके लिए जाल बिछाने का सोचा और वहां अपनी एक यूनी फेलो और अच्छी दोस्त कार्ल से मदद ली। वो रेस्टोरेंट कार्ल का था जो उसने कुछ वक्त के लिए सुहाना के हवाले कर दिया था और सुहाना ने फिर हैदर के हवाले कर दिया था। सुहाना हैदर की हर हरकत पर नजर रखे हुए थी और बेवकूफ बनकर हैदर को यकीन दिलाती रही कि वो उसकी मोहब्बत में अंधी, गूंगी और बहरी हो गई है। और हैदर ने इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश की और रंगे हाथों पकड़ा गया था। हैदर बुरी तरह से फंस चुका था, लेकिन वो हार मानने वाली मखलूक नहीं थी। वो किसी तरह सुहाना के चुंगल से भाग निकला था और फिर मौका देखते ही अमेरिका से वापस पाकिस्तान लैंड कर गया था। वो सुहाना को चकमा देने में कामयाब हो चुका था, मगर पाकिस्तान आकर वो कंगाल हो चुका था। उसके पास कुछ भी न था। वो चंद दिन एक होटल में रहा और फिर अपने आलीशान घर को बेचने का इरादा बनाया। और जब रजिस्ट्रार ऑफिस गया तो उसे जो बात मालूम पड़ी, उसका गुस्से के मारे बुरा हाल था। वो अपने घर को बेच नहीं सकता था, क्योंकि उसका घर अब उसकी मां के नाम पर नहीं बल्कि उसकी बीवी कशमाला के नाम पर था, और घर उसी सूरत फरोख्त हो सकता था जब कशमाला चाहे। हैदर ने बैंक से रकम निकलवाने की कोशिश की, लेकिन अकाउंट्स भी खाली कर चुकी थी कशमाला। और तब उसने कोर्ट में अपने घर के लिए केस करने का फैसला किया था। और जिस वकील के पास वो गया, वो इत्तेफाक से कशमाला का वकील भी था, और उसे कशमाला का शौहर जानकर वकील ने वसीयत वाली सारी बात बता दी। और हैदर का दिल तो झूम उठा था। वो खाली हाथ नहीं रहा था। उसके पास अभी भी कशमाला थी और वो उसे हाथों से जाने नहीं दे सकता था। सो उसने मंसूबा बनाया और घर पहुंचकर उसके कदमों में बैठ गया था। उसे लगा था कि वो बेचारी सी कशमाला होगी, बेवकूफ सी, जो उसकी बातों में आ जाएगी। लेकिन उसकी बातें सुनकर हैदर पर घड़ों पानी गिरा था। वो इतना आसान हदफ नहीं थी जितना उसने समझ लिया था। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, बल्कि तुम मेरा ये घर और ये सब पैसे भी रख लो। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस अपनी गलती का एहसास हो गया है, और मैं तुम जैसी बीवी को खोना नहीं चाहता, जो मेरी बेअतनाई पर भी मेरे साथ इतनी वफादार रही है। उसने तुरुप का अगला पत्ता फेंका था कि शायद कुछ तो निशाने पर लगे, मगर हैदर की किस्मत खराब थी, या उसके सितारे गर्दिश में थे, जो उसकी बातों में कशमाला तो कम से कम नहीं आने वाली थी। अच्छा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया? मगर सुहाना के ठेंगा दिखाने के बाद वो क्या कहा लगाकर हंसी थी, और उसकी हंसी से हैदर को अपना सब कुछ जलता हुआ महसूस हुआ था। वो थूक निकलते फटी फटी आंखों से कशमाला को देख रहा था, जिसे सब कुछ पता था। वो भी जो हैदर करना चाहता था, और वो भी जो हैदर कर आया था। वो बुत बना खड़ा उसे देखे जा रहा था कि वो ये सब कैसे जानती है कि उसी वक्त घर का दरवाजा खुला और बहुत सारे कदमों के भागने की आवाजें आने लगी थी। इससे पहले कि हैदर कुछ समझ पाता और वहां से भाग खड़ा होता कि पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, और पुलिस के साथ वो भी आई थी। सुहाना खा जाने वाली नजरों से उसे देखते वो उसके मुंह पर थूक गई थी, और वो बेबसी से सिर्फ देखकर ही रह गया। पुलिस हैदर को गिरफ्तार करके ले गई थी, और पीछे बची थी बेचारी बूढ़ी अम्मा, जिनके चेहरे पर उस वक्त इतनी मस्कीनियत थी जैसे वो इतनी ही मासूम हो। लेकिन सच तो ये था कि इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही थी जिन्होंने ना हैदर की तरबियत पर ध्यान दिया, ना उसे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की, बल्कि उसके अंदर लालच और हवस को भर दिया, सिर्फ पैसों और अच्छी जिंदगी के लिए। उस लग्जरी जिंदगी के लिए उन्होंने अपना जमीर मार दिया था। इतना सब कुछ करने के बाद वो कहाँ खड़ी थी, वो अच्छे से जानती थी। उनके पास ना कोई घर रहा था, ना दौलत रही थी, और अगर कुछ रहा था तो सिर्फ सदमा और मोहताज बुढ़ापा। सुहाना तो चाहती थी कि अम्मा को कहीं दूर फेंकाए, जहां से उसे उठाने वाला भी कोई ना हो और ना ही खिलाने वाला। लेकिन कशमाला ने सुहाना का गुस्सा ठंडा किया, जैसे वो हमेशा करती थी, और अम्मा की लाख बुराइयों के बावजूद अम्मा पर इतना तरस खाया कि उन्हें ओल्ड होम छोड़ दिया, क्योंकि हैदर तो अब कभी बाहर आने वाला नहीं था, और अम्मा को उसके लिए रोते हुए और उसे याद करते हुए जिंदगी गुजारनी होगी। कशमाला और सुहाना जब सब निमटा कर निकली तो दोनों के चेहरे पर शादमानी थी और सुकून था
कि नूर को इंसाफ दिला दिया उन्होंने। नूर का इंसाफ दोनों ने कर दिया था। नूर वाकई बहुत बेवकूफ़ थी, वरना एक लालची और मकार इंसान की मोहब्बत में मरकर कभी अपनी जान से प्यारी दोस्त और बहन को छोड़कर न जाती। वो एक गलत शख्स के लिए मरकर उन दोनों को रोता हुआ छोड़ गई थी। मगर उन दोनों ने रोते रोते भी नूर का बदला ले लिया था। मगर अब भी कुछ था जो बाकी था, कुछ ऐसा जो उन दोनों लड़कियों के हलक में कांटा बना हुआ था। और वो था वो रिश्ता जो उन दोनों का उस मक्कार इंसान से था। मजीद एक दिन भी उस इंसान नुमा दरिंदे के निकाह में गुजारना वो दोनों अपनी तौहीन समझ रही थी, और अपनी तौहीन दोनों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं थी। सुहाना को गुस्सा जल्दी आता था, इसीलिए कशमाला ने उसे घर रुकने का कहा और खुद तलाक के कागजात लेकर जेल पहुंची थी। मुलाकाती कमरे में वो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा था और दरमियान में मेज थी जिस पर कागजात रखे हुए थे। वो यहां आकर भी सुधरा नहीं था, बल्कि मार खा जाने वाली नजरों से कशमाला को देख रहा था। कशमाला ने दोनों बाजू टेबल पर रखे और आगे झुककर बैठते बोलना शुरू किया। मैं नूर के साथ थी उस दिन जब वो पहली बार तुम्हारी बुटीक पर आई, और तुम्हें देखते ही वो तुम पर दिल हार बैठी थी। मेरी और नूर की 4 सालों की दोस्ती थी, जिसमें कभी उसने मेरी शक्ल, मेरी यतीमी और गरीबी की वजह से मुझे कोई ताना मारा, न मुझसे कभी ऐसी बात की जैसे उस दिन की, जब मैंने कहा कि तुम शक्ल से शरीफ लेकिन आंखों से शातिर लगते हो। उसी दिन नूर ने मुझे बुरी तरह से बेइज्जत करके मुझसे दोस्ती खत्म कर दी थी। वो तुम्हारे प्यार में पागल होने लगी थी, और अपने पागलपन में वो किसी की नहीं सुनने वाली थी। उसने मुझसे दोस्ती खत्म की तो मेरी हैसियत मेरे ही घर में जीरो हो गई, क्योंकि मेरे माँ बाप मर चुके थे। और जब से नूर से दोस्ती हुई थी, मेरे चचा चची ने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो उन्हें महीने के पैसे देती थी। मुझे नूर से कोई लालच नहीं था, लेकिन मैं देख रही थी कि तुम्हारे साथ वो खुद को तबाह कर रही है और तुम उसे लूट रहे हो। लेकिन मैं उसे कुछ बता सकती थी, ना समझा सकती थी, क्योंकि वो तुम्हारी मोहब्बत में अंधी और बहरी हो चुकी थी। और जब तक मैंने सुहाना को सब बताया, पानी सर से गुजर चुका था। तुम आधे से ज्यादा उसकी जायदाद हजम कर चुके थे। मगर सुहाना के आने का सुनकर तुम बौखला गए और भाग खड़े हुए। फिर तुमने अमेरिका जाने का इरादा किया, तो तब से ही हमने तुम्हें फॉलो करना शुरू किया, और फिर तुम सुहाना से टकरा गए। यहाँ पाकिस्तान में तुम्हारी माँ की नौकरानी साजिदा को हमने पैसे देकर अपने साथ मिला लिया। वो वक्तन फवक्तन पाकिस्तान में तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी माँ को उकसाती रही, और जब तुम आए तो साजिदा ने ही मेरा रिश्ता पेश किया और मेरी तुमसे शादी हो गई। मैं तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहती थी। वो जो तुमने मेरी दोस्त से धोखे से लिया था, मैंने सब वापस ले लिया। तुम्हारी माँ बहुत बेवकूफ़ औरत है, और जब सास बनी तो खुद को आला समझने के चक्कर में मजीद बेवकूफ़ बन गई और दिमाग सिर्फ मेरे लिए इस्तेमाल करने लगी। मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर सब कुछ ले लिया। वो मुझे नचाकर खुश होती रही, और मैं ये सोचकर उसे खुश होने का मौका देती रही कि एक दिन तुम दोनों माँ बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। तुम अमेरिका से भाग आए तो यहाँ तुम्हारे लिए मंसूबा तैयार रखा था, ताकि सीधा मेरे पैरों में आकर गिरो। और हाँ, वो वकील भी हमारे साथ मिला हुआ था। नूर मेरी दोस्त थी जो तुम्हारे लिए मर गई, और अब मैं इस अमर को यकीनी बनाऊंगी कि तुम इस जेल में और तुम्हारी माँ ओल्ड होम में से सकते मर जाओ। और वैसे भी मैंने तुम्हारी माँ को ऐसी दवाएं खिलाई हैं कि वो अब जब तक जिंदा रहेगी अपने पैरों पर खड़ी ना हो सकेगी। हाय बुढ़ी, ऊपर से मोहताजी की जिंदगी। तुम्हें और तुम्हारी माँ को शर्म तो अब भी नहीं आई होगी, और ना ही तुम दोनों अपने किए पर नादिम हो। तुम दोनों इंसान नहीं हो। मैं तुम दोनों को इंसान नहीं मानती। इंसान तो गलती और गुनाह को जानने के बाद एहसास करवाए जाने पर नादिम होता है, माफी मांगता है, मगर शैतान शर्मिंदा नहीं होता। और तुम दोनों वो शैतान हो, और शैतानों को कैद में ही रहना चाहिए। बहुत हो गई बातें, अब इन तलाक के कागजात पर दस्तखत करो। तुम्हारी बीवी होना एक गाली से बढ़कर कुछ नहीं है। वो गुस्से से उसे देखता रहा, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकता था, मगर दिल में इरादे बांध दिए थे कि जब यहां से निकलेगा इन दोनों को सबक सिखाएगा। मगर वो खुद को तसल्ली दे रहा था कि वो जेल से निकलेगा, वरना जितना पक्का काम कशमाला और सुहाना ने कर दिया था, वो अब सारी जिंदगी यहां से नहीं निकल सकता था। उससे पेपर्स पर दस्तखत करवाकर वो निकली तो गर्दन अकड़ी हुई थी और रूह में सुकून सा फैलता चला गया था। वो अपनी दोस्त के रूबरू सुरखरू हुई थी। उसने अपनी दोस्त को इंसाफ दिलाया था, और यही उसके लिए बहुत था।
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।